अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका डेमो दिखा देता हूँ मैं आपको। आज हम एक रिएक्ट ऐप बनाएंगे जिसके थ्रू हम गिटहब अकाउंट का जो डेटा है वो एक्सेस करेंगे गिटहब एपीआई के थ्रू। देखते हैं कि ये डेमो दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले मैं यह गिटहब यूज़र नेम लिखता हूँ। आप देख सकते हैं प्राइमस लोडिंग है तो हमें लोडर शो हो रहा है। जब प्राइमस कंप्लीट हो जाएगी तो हमें ये आउटपुट शो हो गया, डेटा एक्सेस हमने कर लिया। इसके साथ साथ हम इस अकाउंट को विजिट भी कर सकते हैं। दोबारा से सर्च भी कर सकते हैं और इसकी और फंक्शनलिटी ये भी है कि अगर हम इनवैलिड यूज़र नेम दे दें तो ये हमें बताएगा कि यूज़र नेम इनवैलिड है, नो यूज़र फाउंड। हम दोबारा से सर्च कर सकते हैं। इस तरह ये प्रोजेक्ट हम बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अच्छा, तो यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इस प्रोजेक्ट में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम यहाँ मैं लिखता हूँ आपको, एपीआई से हम एपीआई के थ्रू हम डेटा एक्सेस करेंगे गिटहब अकाउंट्स का। और इसके बाद जब प्राइमरी पेंडिंग स्टेट में होगा तो हम यूज़र को एक लोडर दिखाएंगे। अगर प्राइमरी फुलफिल्ड हो जाएगा फुलफिल्ड हो जाएगा तो तब भी हम यूज़र को एक कार्ड दिखाएंगे। और इसके बाद हम यहाँ इस प्रोजेक्ट में रिएक्ट टू का यूज़ करेंगे यूज स्टेट का, क्योंकि जब जब हम इनपुट में यूज़र नेम देंगे तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और उसको अगर हम दोबारा से यूज़र नेम दें तो उसको जब अपडेट हम करेंगे तो उसके लिए यूज स्टेट की ज़रूरत होगी हमें। और जब हम एपीआई के थ्रू डेटा एक्सेस करेंगे तो वो भी किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी हम यूज स्टेट यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कंपोनेंट फोल्डर बनाता हूँ और यह एक जेएसएक्स फाइल बनाता हूँ, डेटा फाइल एंड डॉट जेएसएक्स। ऐसे रिएक्ट स्निपेट के थ्रू मैं फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट करता हूँ। अब यहाँ से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा पेरेंट ड्यू है तो इसको स्टाइलिंग दे रहे थे टेलवेंट सीएसएस के थ्रू। लास्ट नेम वाइड दे रहे थे मिनिमम हाइट स्क्रीन। तो यूआई हम थोड़ा जल्दी से बनाएंगे क्योंकि आगे हम एपीआई से डेटा पिच करेंगे और उसको प्लेस करेंगे। एक कार्ड बनाएंगे इसके लिए तो उस पर फिर टाइम लगाएंगे, लेकिन अभी सिंपल यूआई है तो उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। उसको स्टाइलिंग दे देता हूँ मैं। हाइट मैंने दिया, मिनिमम हाइट मैंने स्क्रीन किया और इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ बीजी रेड। इसके साथ मैं इसको फ्लेक्स करता हूँ, फ्लेक्स कॉलम। इसके अंदर ड्यू इनर जो हमारे पास एलिमेंट से ड्यू है वो रैप होंगे, तो इसको हम पहले से सेट करते हैं। जस्ट फ्लेक्स कॉलम जस्टिफाई सेंटर लाइन आइटम बी सेंटर, सॉरी लाइन आइटम बी सेंटर। और इसको और ऑल हम पेडिंग देंगे। और इसके अंदर हम एक और ड्यू बनाएंगे, इसको भी स्टाइल करते हैं। इसकी वेट फुल होगी, इसका बैकग्राउंड कलर होगा वाइट। इसको हम रेडियस भी देते हैं, मीडियम ठीक रहेगा। और इसको शेडो भी मीडियम ठीक रहेगा। और इसके पेडिंग दे देते हैं वन साइड्स। अब इसके अंदर हम एक ड्यू बना लेते हैं अपने इनपुट बॉक्स और बटन के लिए। तो इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट बॉक्स होगा, एक बटन होगा फाइंड यूजर का। तो इसके पेरेंट को स्टाइल कर दे
फिर इसके अंदर जो इनपुट है और बटन है उसको स्टाइलिंग दे देते हैं। फिर उनको सिर्फ हम मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम का। और और अब हम इस इनपुट को स्टाइलिंग दे देते हैं। इनपुट की वेट पुल होगी, इसकी हॉरिजॉन्टली पेडिंग होगी और वर्टिकली पेडिंग इसको हम देंगे 2। इसको हम बॉर्डर भी देंगे, बॉर्डर कलर जो होगा बॉर्डर पे 300। इसको हम बॉर्डर रेडियस भी देंगे, मीडियम ठीक रहेगा। इसका जो डिफॉल्ट आउटलाइन है उसको हम नन करते हैं, फोकस आउटलाइन नन। जो टेलीवन का कस्टम रिंग है उसको अप्लाई करते हैं इस पर, रिंग 2। और इसको कलर भी देते हैं, रिंग को कलर दे रिंग को कलर दे देते हैं ब्लू का। 500 आई थिंक ठीक रहेगा। यहाँ प्लेस होल्डर भी लिखता हूँ मैं, एंटर योर गिटहब यूजर नेम। इसके बाद बटन को भी स्टाइलिंग देते हैं, लास्ट नेम। इसकी वेट भी पुल होगी, मार्जिन टॉप देंगे 4 जो 16 पिक्सल की इक्वल है यार। इसको बैकग्राउंड कलर देंगे हम बीजी ब्लू 500, कलर को वाइट 2 जो 8 पिक्सल का इक्वल है। इसको बॉर्डर रेडियस हम देंगे मीडियम ठीक रहेगा। और इसके बाद हम इस पर और इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे। और अभी बैकग्राउंड कलर जो है हम यहाँ बैकग्राउंड कलर हमने 500 दिया है तो यहाँ 600 ठीक रहेगा। सिंपल सा इनपुट बॉक्स और बटन रेडी हो चुका है। हम अब हम इस गेट हब प्रोफाइल फाइंडर को app.jsx में इंपोर्ट करते हैं। तो यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं इसको, गेट हब प्रोफाइल फाइंडर। और यहाँ हम इसको देखते हैं और रन करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो फिर करता हूँ यहाँ, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यूआई बन गया है। थोड़ा सेट करते हैं इसको। इसको हम मैक्सिमम वेट मीडियम दे रहे थे ताकि जो हमारा एलिमेंट है वो सेंटर में आ जाए। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल सेंटर हो चुका है। तो ये और रेडी भी हो गया है। अब इसके बाद अब हम हैंडल करेंगे कि जब यूज़र जब यूज़र इस इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करेगा तो हम उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक रिएक्ट हुक यूज़ करेंगे। तो हमें एक रिएक्ट हुक की ज़रूरत होगी क्योंकि जब यूज़र इनपुट फील्ड में कुछ टाइप करेगा तो उसको किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें रिएक्ट हुक का यूज़ करेंगे। और जिस हुक का यूज़ करेंगे वो है यूस्टेट। तो इसको सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूस्टेट रिएक्ट। इसको नेम और सेट नेम हमने लिख दिया। नेम की बाई डिफॉल्ट वैल्यू हम पास करेंगे यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग। अब हम इस इनपुट पर एक चेंज इवेंट लगाएंगे कि जब यूज़र कुछ टाइप करे तो वो इस नेम में स्टोर हो जाए। तो सबसे पहले एक कॉलबैक फंक्शन और एक इवेंट पैर करते हैं। और सेट नेम को हम यूज़र जो भी वैल्यू टाइप करेगा यहाँ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू वो पास होगा और नेम में स्टोर होगा। तो इसको चेक करने के लिए कि वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं, तो इसको हम यहाँ एक पी टैग में चेक करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ हम नेम को पास करते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ मैं लिखता हूँ SHH। तो आप देख सकते हैं जब ऊपर में इनपुट में जो कुछ भी टाइप कर रहा हो वो यहाँ मुझे शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वैल्यू नेम में स्टोर हो रही है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं,
अब हमें नेक्स्ट एक फंक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम एपीआई कॉल करने वाले हैं और ये नेम हम उसको पास करेंगे और इस नेम के बेस पर हम डिटेल फेच करेंगे एपीआई से। और यहाँ मैं एक फंक्शन लिखता हूँ। चलिए हीरो फंक्शन लिखते हैं या const हैंडल यूज़र डेटा। सबसे पहले मैं एपीआई को चेक करता हूँ कि ये काम करता है और डेटा फेच हो रही है या नहीं, तो इसको भैया सबसे पहले हम एपीआई से डेटा फेच करते हैं। फेच इसको हैंडल करता हूँ। देन जो रिस्पांस आएगा एपीआई से इसको हम जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे, रिस्पांस डॉट जेसन। और इसके बाद सॉरी, जो रिस्पांस आएगा एपीआई से उसको भी किसी न किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक और यूस्टेट हुक यूज़ करेंगे। तो यह डेटा को स्टोर करने के लिए एक यूस्टेट यूज़ करते हैं। डेटा सेट डेटा यूस्टेट, इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास करते हैं ताकि हमारा ऐप क्रैश ना हो सके। तो यहाँ हम जो डेटा आ रहा है एपीआई से उसको हम डेटा में स्टोर करते हैं और यहाँ हम इसको कंसोल भी करते हैं चेक करने के लिए कि ये काम करता है या नहीं। डेटा को कंसोल करते हैं और ये इवेंट हम इस बटन पर लगा रहे थे। जब हम इस बटन पर क्लिक करें तो डेटा फेच हो जाए। अनक्लिक हैंडल यूज़र डेटा। अब देखते हैं हम कि ये काम करता है या नहीं। फाइंड यूज़र पर मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं डेटा सक्सेसफुली फेच हो गई है। अब हम इस कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एक एरर ब्लैक भी, कैच ब्लैक भी लगा सकते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। कैच फॉर एग्जांपल कोई एरर आता है तो उसको हम यहाँ एरर कर हैंडल करते हैं। एरर एक मैसेज भी हम देंगे। अगर फॉर एग्जांपल एरर आ गया तो हम ये मैसेज देंगे, एरर व्हाइल चेक डेटा। जो भी एरर हो उसको देंगे। मैं चाहता हूँ कि इस नेम की जगह जो यूज़र नेम अपना नेम देगा तो वो यहाँ आ जाए और उसकी बेस पर डेटा हम फेच कर सके। फिर मैं कर तो इसको रिमूव किया मैंने और नेम को पास किया मैंने यहाँ। तो अब कोड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करते हैं हम ताकि यूज़र एम्प्टी वैल्यू न दे। नेम डॉट ट्रिम ठीक है और इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। देखते हैं हम इनपुट फील्ड में नेम देंगे और उसकी बेस पर डेटा फेच करेंगे। इसको रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ अलम मेहताब, नेम मैंने लिख दिया आई थिंक। तो ये आप देख सकते हैं नेम सक्सेसफुली हमने पास किया है और डेटा हमारे इनपुट फील्ड की बेस पर फेच हो रही है। तो अब नेक्स्ट हमें ये करना है कि इस डेटा से जो चीज़ें हमें चाहिए हम उसको एक्सेस करेंगे और उसका कार्ड टाइप बनाएंगे और उसमें और उसको उसमें डिस्प्ले करेंगे। जो डेटा हम कंसोल पर देख रहे थे हम अब आहिस्ता आहिस्ता डेटा को यहाँ इस कार्ड में लाएंगे। तो सबसे पहले एक व्यू बना लेते हैं। सबसे पहले जो इमेज है उसको यहाँ लाते हैं। तो इमेज वह ऑब्जेक्ट में है। यहाँ ऑब्जेक्ट से पास करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट
यहाँ डेटा से इमेज को एक्सेस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि ये एक्सेस हो गया है या नहीं। ये इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ मैंने नेम नहीं दिया है अभी तक। जब नेम दूंगा तो उस यूज़र का इमेज फेच करेगा। तो यहाँ मैं नेम देता हूँ इस पर। तो ये नेम पर लिख के मैंने, तो एंडिंग स्टेट के बाद अब प्रेमिस कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर हमने एक्सेस किया है। तो इसको अब स्टाइल भी देते हैं। तो इसकी पेरेंट क्लास को मैं सबसे पहले स्टाइल दूंगा। इसको फ्लेक्स करता हूँ, फ्लेक्स कॉलम और आइटम सेंटर। इस इमेज को भी स्टाइलिंग दे रहते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा नज़र आ जाए। इसको वेट दे देता हूँ मैं 32, जो 1.8 पिक्सल की इक्वल है। या हाइट भी 32 दे देता हूँ और राउंडेड पुल करता हूँ। जन बटन बोल दिया और बॉर्डर भी दे देता हूँ। और जो वेट बॉर्डर वेट इसकी होगी 4। और इसके बाद इसको कलर भी देता हूँ, बॉर्डर कलर। बॉर्डर ब्लू ठीक रहेगा, ब्लू और रेड। अब इसको देखते हैं। तो अब कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। तो मैंने रिफ्रेश किया दोबारा, नेम टाइप करता हूँ यहाँ मेहताब। नेम में हम स्पेंडिंग है, पिक्चर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद हम इस नेम से और डिटेल भी पेच करते हैं। ये बात मैं नेम पेच करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं डायरेक्टली डेटा से नेम पेच कर सकता हूँ। डेटा डॉट लॉगिन। देखते हैं इसे थोड़ा, देख सकते हैं मेहताब गया है। अब हम कंसोल में भी देखते हैं। चलो अब अभी आगे आप यहाँ देख सकते हैं ये लॉगिन हमने एक्सेस किया। इसको भी थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देते हैं। क्लास नेम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं तो एक्सेल ठीक रहेगा। उनको बोल्ड भी करते हैं। टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं ताकि थोड़ा इस स्टाइल के साथ, इस डिज़ाइन के साथ परफेक्ट नज़र आए। टेक्स्ट ग्रे 600। ये आई थिंक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। मार्जिन बटन इसको खुद ही लेता हूँ। देखते हैं इसे। नेम थोड़ा मेरे हिसाब से अच्छा नज़र आ रहा है। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। बायो को एक्सेस करना चाहता हूँ या डायरेक्टली मैं डेटा डॉट बायो लिखकर इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसको देखता हूँ तो ये बायो भी हम एक्सेस कर चुके हैं। इस सब्जेक्ट में भी ये यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बायो को भी थोड़ी सी स्पेलिंग दे देते हैं। इसका टेक्स्ट हम स्मॉल करेंगे ताकि यूज़र नेम के साथ मैच कर सके। फिक्स करे ऊपर हमने 800 दिया था, इधर 500 या 600 ठीक रहेगा। और इसको मार्जिन बटन दे रहे थे और देखते हैं इसे। तो अब थोड़ा मेरे हिसाब से अच्छा नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं चाहता हूँ ये तो ऊपर इमेज और इसके नीचे यूज़र नेम और बायोसेट किया। मैं चाहता हूँ कि और डिटेल्स मैं थोड़ा कार्ड टाइप बना रहा हूँ। तो चाहता हूँ कि इस प्रोफाइल पिक्चर जो है और इसका जो बायो है इससे जो और डिटेल है थोड़ी डिफरेंट नज़र आए। तो इसके लिए मैं एक और डी बना देता हूँ। डेव
डॉट। और यहाँ मैं एक एरे रिटर्न करता हूँ। मैं यहाँ एक एरे बना रहा था, वो एरे में ऑब्जेक्ट्स बनाने था, वो बेटर कोड रीडेबिलिटी के लिए और इजी टू यूज़ भी होगा। तो यहाँ मैं एक लेबल बना लेता हूँ फॉलोअर्स के लिए। फॉलोअर्स फॉलोअर्स ठीक है। इसके साथ, इस लेबल के साथ साथ इसकी वैल्यू भी होगी, वैल्यू भी होगी इसकी। ये हम डेटा से फेच करेंगे। फॉलोअर्स है या तो यहाँ डेटा से हम फॉलोअर्स एक्सेस करेंगे। इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं सेम। तो यह कॉपी करता हूँ मैं ये। और यहाँ मैं फॉलोइंग के लिए बना लेता हूँ। यहाँ डेटा डॉट फॉलोइंग ठीक है आई थिंक। और सेम रिपोजिटरीज के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ रिपोजिटरी आएगी और इसकी वैल्यू होगी डेटा डॉट ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि रिपोजिटरीज की क्या की यूज़ की गई है। रिपोजिटरीज ये आप देख सकते हैं, रिपोजिटरीज के लिए पब्लिक रिपोजिटरी यूज़ की गई है। तो यह हम लिख देते हैं यहाँ रिपोजिटरीज। और इसके साथ साथ में एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लास्ट वन, जो होगा अकाउंट टाइप के लिए। अकाउंट टाइप और इसकी वैल्यू अकाउंट टाइप कौन सा टाइप होगा, तो ये हमें डेटा टाइप बताएगा। तो इस पर अब मैं मेथड लगाता हूँ। इसको ये दोनों पास करता हूँ, लेबल और ये जो वैल्यू है। अच्छा, अब ये मैप मेथड हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आइटरेट करेगा और इससे हम जो पहले ऑब्जेक्ट में क्या है, लेबल हमारे पास क्या है, पहले ऑब्जेक्ट में फॉलोअर है तो लेबल की जगह फॉलोअर्स आ जाएगा और वैल्यू की जगह इसकी जो फॉलोअर्स हम डेटा से और वैल्यू की जगह इसके जो फॉलोअर्स होगी जो हम API के थ्रू एक्सेस करेंगे वो आएगी। और सेकंड आइटरेशन में जब ये लेबल सेकंड ऑब्जेक्ट पर आएगा तो लेबल की जगह फिर फॉलोअर नहीं आएगा, फिर फॉलोइंग आएगा। और सेम इसी तरह फिर लेबल की जगह रिपोजिटरी रहेगी, फिर अकाउंट टाइप और इसी तरह वैल्यू की जगह फॉलोइंग आएगी, फिर पब्लिक रिपोजिटरी, फिर डेटा टाइप। इससे पैदा ये हुआ कि कोड कम लिखना पड़ेगा हमें और इसके साथ साथ रीडेबिलिटी भी अच्छी होगी इसकी। ताकि अगर हम ये मैनुअली करें तो हम इस लेबल के लिए अलग पी टैग बनेंगे, फिर वैल्यू के लिए अलग बनेंगे, फिर इसके लिए अलग, फिर तकरीबन 7-8 टैग्स हमें यूज़ करनी पड़ेंगे। तो मैप मेथड का फ़ायदा ये हुआ कि हम सिर्फ 2 पी टैग यूज़ करेंगे और वैल्यू इस पर इस लेबल और वैल्यू को इस वो इंजेक्ट करेंगे। तो हर एक आइट्रेशन पर ये इस सब्जेक्ट से वैल्यू उठाएगा और लेबल उठाएगा और वो आउटपुट करेगा। पी टैग यहाँ वैल्यू आ गई, यहाँ पी टैग इसकी लेवल आ गया और इन दोनों को एक व्यू में रैप कर देते हैं। सॉरी, यह लगाना नहीं लगाना चाहिए, यह लगाना चाहिए। अब देख सकते हैं, देखते हैं कि हमें हमारे पास कितना नज़र आता है। देख सकते हैं यूज़र नेम अभी नहीं है तो यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो फॉलोअर्स और फॉलोइंग रिपोजिटरीज अकाउंट टाइप ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ दी हुई है लेबल, तो ये नज़र आ रहा है और डेटा डॉट फॉलोअर्स नज़र नहीं आ रहा है।
तो इसको हम यूज़र नेम देंगे, अब नज़र आएंगे हमें। डेटा डॉट फॉलोअर्स, और ये डेटा हमने फेच नहीं की, यूज़र नेम हमने दिया नहीं, तो ये कैसे नज़र आएंगे। तो अब यूज़र नेम टाइप करते हैं यहाँ, फिर देखते हैं मेहताब, बस वेट करते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब इसको स्टाइलिंग दे रहे थे ताकि थोड़ा इस कार्ड के साथ मैच कर सके। दो फील्ड्स लेफ्ट साइड पर आ जाए और दो राइट साइड पर, इसको स्टाइलिंग दे रहे थे। अब व्यू को स्टाइल करते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं ग्रे, 100 ठीक रहेगा। शेडिंग दे रहे थे इसको 3 और राउंडेड लार्ज कर देते हैं। इसके बाद इस फील्ड को भी स्टाइल करते हैं, या देखते हैं कि किस तरह नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, लेकिन इस पर फ्लेक्स या ग्रेड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि और अच्छा नज़र आ जाए। तो यहाँ मैं ग्रेड कर देता हूँ, ग्रेड कॉलम कर देता हूँ। देखते हैं इसे भी कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। इसको गैप देना भी, इसको गैप भी दे देता हूँ, गैप और गैप मैंने पूर दिया, तो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। अब थोड़ी सी बेटर नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद इसका वेट मैं फुल कर देता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर नज़र आए। वेट फुल, देखते हैं इसे, अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। ताकि इसको मार्जिन बटन भी देता हूँ, देखते हैं इसे, अब बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। यहाँ मैं इसको थोड़ा अपडेट करता हूँ ताकि ये कॉलम हट दे, क्योंकि इसकी बटन में आ रहा है, इसके नीचे आ रहा है और वैल्यूज ऊपर आ रही है, तो इसके साथ ये अच्छा नहीं लगता। इसके बाद यहाँ मैंने भी कोई स्टाइलिंग नहीं दी, उसकी भी स्टाइल करते हैं। लास्ट नेम दे देता हूँ मैं इसे, फ़ॉन्ट से मैं बोल्ड करता हूँ ताकि थोड़ा और क्लियर नज़र आ जाए। टेक्स्ट कलर भी चेंज करता हूँ, टेक्स्ट ग्रे 800, यस 800 ठीक रहेगा। इसके बाद इसको भी थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंटली स्टाइल करता हूँ ताकि ऊपर फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ जाए। इसका टेक्स्ट में करता हूँ एक्सेल और टेक्स्ट ग्रे करता हूँ। ग्रे ऊपर 600 या ऊपर 8 या 600 ठीक रहेगा, तब देखते हैं इसे। साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, साइज एक्सेल की जगह स्मॉल कर देते हैं। हम देखते हैं इसे, अब आई थिंक ठीक नज़र आ रहा है। अब हमारे पास कुछ इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे हम, उसको फिक्स करेंगे हम। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फील्ड्स या बाई डिफ़ॉल्ट शो नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद एक इशू ये है, ये मैं सर्च करता हूँ यूज़र नेम, तो थोड़ा सा लेग आ रहा है, आपने नोटिस किया होगा। इसके बाद एक इशू ये है कि जब डिटेल्स हमारे पास आ गई है, तो इसके बाद एक बटन यहाँ रिसीट के लिए भी होना चाहिए ताकि दोबारा से यूज़र सर्च कर सके। और इसके बाद एक बटन एंकर टैग की, एक एंकर टैग भी यहाँ होना चाहिए ताकि यूज़र प्रोफाइल विजिट कर सके। तो सबसे पहले ये दो बटन बना देते हैं, एक रिसीट के लिए और एक व्यू प्रोफाइल के लिए। तो यह हम आते हैं, तो हम यहाँ एक ड्यू बना देते हैं। इसके अंदर ये दोनों बटन रैप करते हैं। एक होगा एंकर टैग और एक हमारे पास होगा सिंपल बटन सर्च अगेन या रिसेट। एंकर टैग में हम एचडीएफ यूज़र का जो डेटा है उससे एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ डेटा तो ऑलरेडी पिच हो गई है, डेटा तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया है, तो इससे हम
का जो href है वो HTML URL ले सकते हैं। और इसके बाद सर्च अगेन बटन पर भी एक फंक्शन इवेंट लगाएंगे, लेकिन सबसे पहले एंकर टैग देखते हैं कि ये वर्क करता है या नहीं। आप देख सकते हैं सर्च अगेन बटन आ गया। तो सॉरी, यहाँ मैंने एंकर टैग को कोई नेम नहीं दिया। विजिट फाइल, देखते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं ये आ गया है, लेकिन अब हम यूज़र नेम लिखेंगे ताकि जो href है वो हम एक्सेस कर सके। विश्व में और करता हो तो आप देख सकते हैं। तो ये हमने एक्सेस कर लिया इसके href को, और इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो href है ये न्यू टैब में ओपन हो सके। तो इसके लिए हम टर्मिनल ब्लैंक करते हैं। इसको थोड़ा स्पेलिंग भी देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर होगा BG ब्लू 500। टेक्स्ट इसकी होगी वाइट। रिसेंटली पेडिंग होगी 4 और वर्टिकली होगी 2। बॉर्डर रेडियस इसका होगा राउंडेड मीडियम ठीक रहेगा। और एक और इफेक्ट भी अप्लाई करते हैं इस और BG ब्लू 700 या 800 ठीक रहेगा। उसमें ट्रांजिशन प्रॉपर्टी भी अप्लाई करते हैं। देखते हैं इसे, ये बटन कुछ इस तरह हो गया है। के बाद सर्च अगेन को भी स्टाइल करते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर होगा BG ग्रे 500, टेक्स्ट वाइट, पेडिंग X4 और पेडिंग Y2। सेम इसी तरह बॉर्डर रेडियस भी मीडियम देंगे और इसके साथ साथ इफेक्ट भी अप्लाई करेंगे इस पर। BG ग्रे या 700 करते या 600 करते हैं। इसके साथ साथ ट्रांजिशन भी अप्लाई करते हैं इस पर। अब हम इस पर एक अनक्लिक राउंडेड या राउंडेड इसके पेरेंट एलिमेंट पर हम फ्लेक्स अप्लाई करते हैं ताकि थोड़ा सा गैप आए इसके दरमियान। स्पेस एक हॉरिजॉन्टल स्पेस इसको छोड़ देंगे। या इंग्लिश लगाना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम ये इश्यूज फिक्स करने वाले हैं और इसके लिए यूज स्टेट यूज़ करेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको पहले लिखता हूँ। ये कंडीशन हमने इसलिए लगाई है कि प्रेमिस, ये सेट हमने इसलिए यूज़ की है कि प्रेमिस लोडिंग स्टेट में है या पेंडिंग स्टेट में है या नहीं। नॉट, अगर पेंडिंग स्टेट में हुआ तो हम एक लोडर यूज़र को दिखाएंगे। जब तक प्रेमिस कंप्लीट नहीं होता तो उस वक्त तक लोडर यूज़र को शो होगा। अगर ये स्टेट मैंने इसलिए लिखे है कि अगर सर्च परफॉर्म नहीं होगा, मतलब हमने फाइंड यूज़र बटन पर क्लिक नहीं किया है और न आउटपुट यूज़र को शो किया है, तो उस वक्त हम यूज़र को इनपुट बॉक्स शो कराएंगे। और अगर सर्च परफॉर्म हुआ है तो हम यूज़र को
जो आउटपुट होगा वो दिखाएंगे। अच्छा, तो सर्च और लोडिंग ऑपरेशन कब परफॉर्म होंगे? जब हम फाइंड यूज़र बटन पर क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम फाइंड यूज़र बटन पर क्लिक करें तो प्रेमिस या पेंडिंग स्टेट में होगा, कंप्लीट होगा। या यूज़र को हम आउटपुट दिखाएंगे अगर वैलिड यूज़र नेम दिया हो। अगर वैलिड यूज़र नेम उसने नहीं दिया तो उसको हम कुछ और दिखाएंगे। तो ये ट्रू इस सूरत होंगे जब ये फंक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ मैं लोडिंग लोडिंग को ट्रू करता हूँ, सेट सर्च को भी ट्रू कर देता हूँ। अब अगर मैं इस पर कंडीशनल रेंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ताकि ये इश्यूज फिक्स हो सके। अब मैं चाहता हूँ कि अगर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, इसका मतलब ये होगा कि यूज़र ने फाइंड यूज़र बटन पर क्लिक नहीं किया है अभी तक। तो अब यूज़र को क्या दिखाना चाहिए? सिंपल है ये। अगर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो, ठीक है, तो हम यूज़र को क्या दिखाएंगे? जब रिटर्न होगा इनपुट बॉक्स और बटन। और अगर इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, और अगर अगर मैंने फाइंड यूज़र बटन पर क्लिक किया तो क्या होगा? मैंने इस फंक्शन में लिखा है लोडिंग भी ट्रू हो जाएगी और सर्च ऑपरेशन भी ट्रू हो जाएगा। तो यह मैं लिखता हूँ कि अगर सर्च और लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, लोडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो, ये दोनों परफॉर्म हो रहे हो, तब मैं क्या रिटर्न करूँगा? अगर ये दोनों कंडीशन परफॉर्म हो रही है तो मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? मैं एक ड्यू रिटर्न करूँगा यहाँ। और यह मज़ीद कंडीशनल रेंडरिंग के थ्रू मैं मज़ीद कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पेंडिंग स्टेट में हूँ तो तब मुझे यूज़र को एक स्पिनर दिखाना चाहिए। और अगर प्रेमिस कंप्लीट हो जाए तो तब मुझे यूज़र को एक जो डेटा है यूज़र का वो दिखाना चाहिए। तो इसको करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ कि अगर लोडिंग स्टेट में हो, अगर प्रेमिस पेंडिंग हो, तब मुझे क्या दिखाना चाहिए यूज़र को? तो मैं फिलहाल के लिए यह लिखता हूँ, मैसेज लोडिंग। और अगर ये कंडीशन सही मतलब प्रमिस कंप्लीट हो गई तो तब मैं एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा रहता वो तक कि प्रमिस कंप्लीट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने डेटा पिच या तो पिच हो गई है ये डेटा, और या हमने इनवैलिड यूज़र नेम दिया है तो डिटेल पिच नहीं हुई। तो इसलिए मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगाया कि अगर डेटा पिच हो गई हो तो तब मुझे क्या रिटर्न करना चाहिए? तब आपको ऑलरेडी पता है, हमने ये रिटर्न की है, हमने ये कार्ड बनाया है, तो तब ये रिटर्न होगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, मतलब हमने एक इनवैलिड यूज़र नेम दिया है, तो तब क्या रिटर्न होगा? हम एक फिलहाल के लिए एक मैसेज दे देते हैं, अभी के लिए एक मैसेज दे देते हैं, इनवैलिड यूज़र नेम। इसको देखते हैं। अब देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो जो लेबल वाले जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट कीज़ नज़र आ रहे थे हमें, यहाँ वो फॉलोअर्स और रिपॉजिटरीज हमें नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि सर्च स्टेट और लोडिंग स्टेट परफॉर्म नहीं हो रहे। अब वो तब परफॉर्म होंगे, वो तब ट्रू हो जाएंगे जब हम फाइंड यूज़र पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ अलम मेहताब, तो दोनों स्टेट ट्रू हो जाएंगे। प्रेमिस इज लोडिंग, लोडिंग स्टेट में है, प्रेमिस कंप्लीट हो जाएगी, तब हमें यूज़र का जो डेटा है वो शो हो जाएगा। इस इशू को सॉल्व करते हैं। अब ये इशू इसलिए आ रहा है कि अब हमने यहाँ लिखा है कि अगर कोई फाइंड ये यूज़र बटन पर क्लिक करे तो लोडिंग स्टेट ट्रू होगी। तो कब तक ट्रू होगी? इसको पास भी करना है ना, आउटपुट भी शो करवाना है।
तो ये कब पल्स हो जाएगी? जब डेटा जो प्रॉमिस है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो तब हमें इसे पल्स करना चाहिए, तब हमें आउटपुट दिखाना चाहिए यूज़र को, ना कि वो प्रॉमिस लोडिंग वाला बॉक्स नज़र आए। तो या हम डेटा रिटर्न हो गई तो हम इसको पल्स कर देते हैं। इन इन तीनों जगह हम इसको पल्स कर देते हैं ताकि मजीद कोई एरर न दे ये हमें। और यह भी पल्स करते हैं लोडिंग। देखते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं। देखते हैं, प्रॉमिस लोडिंग स्टेट में था। जब डेटा फेच हो गई सक्सेसफुली तो हमें आउटपुट नज़र आ रहा है। ये भी, ये बटन अभी भी काम नहीं कर रहा, और इसके साथ साथ ये तो ठीक है, तो इस इशूज़ को, इस बटन को भी फंक्शनल बना लेते हैं। और इसके साथ साथ एक और इशू भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल, यहाँ मैं एक इनवैलिड यूज़र नेम दे देता हूँ। सिर्फ हमें ये नज़र आ रहा है कि यूज़र नेम इनवैलिड है, या हमें एक बटन भी शो करवाना चाहिए ताकि यूज़र दोबारा इनपुट बॉक्स और वो बटन वाला जो पेज है उस पर चला जाए। तो इस इशू को भी सॉल्व करते हैं, और साथ में जो रिसेट वाला बटन है उसको भी सॉल्व करते हैं। रिसेट वाले बटन पर हम एक इवेंट लगाएंगे। एक नेम देता हूँ मैं, हैंडल रिसेट। इस फंक्शन को लिखते हैं या हैंडल रिसेट, और जब कोई इस पर क्लिक करे तो जो डिफ़ॉल्ट इसके स्टेट थी, डिफ़ॉल्ट कौन सा स्टेट था, डिफ़ॉल्ट कौन सा स्टेट था? लोडिंग फॉल्स थी, सर्च फॉल्स था, नेम एम्प्टी स्ट्रिंग, डेटा हमने सिर्फ एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास किया था, तो इसको यहाँ लिखते हैं। इसमें कोई ख़ास बात नहीं इतनी। इसको सेट नेम को भी एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं, इसके साथ लोडिंग को से फॉल्स करते हैं, सर्च को भी कर देते हैं, सेट डेटा को भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेट था उस पर आ जाएगा। तो अब देखते हैं इसे। हमें लोडिंग कंप्लीट हो गई। अब सर्च अगेन पर क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा अपनी स्टेट पर आ गया। अब ये फंक्शनैलिटी मुझे इस पर भी लगानी चाहिए। मैंने यहाँ दिया इनवैलिड यूज़र नेम आया है, तो इसके साथ मैंने एक बटन लगाना है ताकि यूज़र उस पर क्लिक करे और दोबारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेट थी उस पर चला जाए। तो सिंपल है, ये बटन कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, रिसेट बटन वाला। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और इन दोनों को एक व्यू में रैप करता हूँ। देखते हैं इसे, देख सकते हैं सर्च अगेन बटन नज़र आ रहा है हमें, और ये बिल्कुल सही तरह काम भी कर रहा है। तो दोबारा चेक करते हैं, फाइंड यूज़र, हम इस लोडिंग इनवैलिड यूज़र नेम हम दोबारा से सर्च कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं, या टेक्स्ट को सेंटर करते हैं, सेंटर, और इस पीडीएफ को भी थोड़ी स्टाइलिंग देते हैं। बीजी, बीजी नहीं, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट ग्रे, 500, इसको मार्जिन भी देते हैं, मार्जिन बॉटम। और इसके साथ साथ ये बटन अगर इसके ऊपर हो तो ठीक रहेगा।
यह मैसेज थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसे। हम इस लोडिंग सकते हैं, तो ये मैसेज अब हमें नज़र आ रहा है, जो बिल्कुल मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है, और डिज़ाइनिंग अब अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद यह प्रॉमिस लोडिंग की जगह मैं चाहता हूँ कि अगर प्रॉमिस लोडिंग हो तो एक स्पिनर यूज़र को शो हो। मैं चाहता हूँ कि एक लोडर या स्पिनर ऐड करूँ यूज़र के बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो यहाँ मैं एक फाइल बनाता हूँ स्पिनर के नेम से, स्पिनर डॉट जेएसएक्स, और कोड मैंने ऑलरेडी नेट से उठाया हुआ है टेलवेंट सीएसएस से। स्पिनर के लिए तो आप भी गिटहब अकाउंट से कॉपी कर सकते हैं। यह मैं उसको पेस्ट करता हूँ और इस स्पिनर को यहाँ इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ इंपोर्ट स्पिनर, और यह इसकी जगह मैं ये स्पिनर एलिमेंट लिखता हूँ ताकि यूज़र को अच्छा महसूस हो। देखते ही इसे मैं सर्च करता हूँ मेहता, तो देख सकते हैं एक स्पिनर हमें शो हो रहा है। दोबारा करते हैं। वो premise लोडिंग की जगह, premise पेंडिंग की जगह अब हमें एक्सप्लेनर हो रहा है। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।